तो हमारा सवाल क्या है कि एक घन मीटर को हमको एक घन सेंटीमीटर में परिवर्तित करना है। तो एक घन मीटर में सबसे पहले हम जान लें कि एक मीटर में क्या होता है। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। मतलब जब 100 सेंटीमीटर हो जाएगा तो वो एक मीटर हो जाएगा। और हमको क्या निकालना है? एक घन मीटर, मतलब घन का मतलब होता है क्यूब। तो मतलब हमको एक घन मीटर मतलब एक मीटर जो है इसका ये हम कर देंगे ये की घात 3। हमको इतने का मान निकालना है, इसको हमको घन सेंटीमीटर में निकालना है। तो हम जानते हैं कि एक मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो एक मीटर की जगह यहाँ लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। 100 गुणे ब्रैकेट लगाएंगे इसकी घात 3। अब इसी को खोल देंगे। 100 की घात 3 का मतलब 100 बार 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 बार 100 लिखेंगे। अब इसको 3 बार 100 को मतलब 3 बार गुणा करना है। तो गुणा कैसे किया जाता है? जब 100 100 100 हो तो सबका एक पहले लिख दो, फिर जितने जीरो हैं सबको जोड़ दो। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं तो इसको 6 जीरो लिख दो। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा। अब आंसर क्या लिखेंगे? इसको हम चाहे तो हमारा आंसर यहाँ भी सही है, ये घन सेंटीमीटर में बन गया। ये आंसर हमारा यहाँ भी सही है। अगर चाहो एक मतलब एक पॉइंट आगे लिखना है, इसको वैज्ञानिक रूप में लिख सकते हैं। वैज्ञानिक फॉर्म में तो क्या लिख सकते हैं? 10 की घात कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5 6, 10 की घात 6 घन सेंटीमीटर। हमारा आंसर ये भी सही है। हमारा आंसर ये भी सही है। हमारा आंसर ये भी सही है। अगर हम यहाँ भी छोड़ देंगे तब भी हमको पूरे नंबर मिलेंगे, अगर यहाँ छोड़ देंगे तब भी हमको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब हमारा दूसरा आंसर है, दूसरा क्वेश्चन है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में से 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। मतलब एक है 25 सेंटीमीटर, मतलब जिसकी एक भुजा है 25 सेंटीमीटर। और वर्ग की क्या होती है खासियत? कि वर्ग की खासियत होती है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि इसकी एक भुजा ये 25 सेंटीमीटर बता दिया इसने, तो 25 ये भी होगी, 25 ये भी होगी और 25 ये भी होगी। तो कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में से 5 सेंटीमीटर के कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि जो हमको दो वर्ग दिए हुए, एक का है 25 सेंटीमीटर है और एक के 5 हैं। तो पहले हम बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर दोनों को भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा स्क्वायर। एक हमको भुजा हमको बताया है क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। ठीक है। उसके बाद हमको कह रहा है कि एक 5 सेंटीमीटर का भी दिया है, तो छोटे वाले निकाल लेंगे। छोटे वाले का छोटे वाले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भी भुजा स्क्वायर। तो इसमें छोटे वाले की भुजा क्या है? 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि बड़े वाले भुजा से कितने वर्ग काटे जा सकते हैं। तो अब हमने हमारा आंसर निकलेगा 625। ये बड़ा वाला हो गया और छोटा वाला हो गया 25। 25 से 625 को भाग दो, 25 से करना 25, 25 पंचे 25 बार में कट जाएगा। तो आंसर लिखेंगे अतः बड़े वाले वर्ग से 25 वर्ग काटे जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे दूसरे का आंसर। अब हमारा है तीसरा। तो ये हमको क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें हमको टैली चिन्ह लगाकर संख्या की बारंबारता हमको ज्ञात करनी है ना। तो इसमें कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं? 5 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है,
8 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ, 8 दिया। इसमें देखेंगे कि 5 कितनी बार आया है इसमें। 5 आया हमारा 2 बार आया है, तो लिख लेंगे 5 कितनी बार आया है, 2 टाइम्स आया है। ठीक है, अपना समझदारी के लिए हम लिख देंगे तो 2 टाइम्स आया है। 6 कितने बार आया है, 6 हमारा 1 बार आया है। इसी तरह 8 हमारा कितने बार आया है, 8 हमारा 2 बार आया है। 8 हमारा 3 बार आया है। 13 कितने बार आया है, 13 हमारा 2 बार आया है। और टोटल नंबर अब सारे हमारे इतने हो गए। अब हमको टैली चिन्ह में कैसे लिखेंगे, तो हम एक ऐसे बॉक्स टाइप बनाएंगे, ये और ये। ठीक, इधर 3 बॉक्स बनाएंगे, एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। ठीक है, ऐसे बॉक्स लिख लेंगे। यहाँ लिख देंगे संख्या, यहाँ लिखेंगे टैली चिन्ह। टैली चिन्ह अभी बताऊंगा कैसे भरा जाता है। और ये हो गया बारंबारता। ठीक है, अब हमारे पास कौन कौन सा नंबर है, संख्या कौन कौन सी अभी हम निकाली है। 5 है, एक 6 है, एक 8 है, एक 13 है। किसी को छोड़ेंगे नहीं, ध्यान से देख लेंगे, सारे हमने लिख लिए ना। फिर टैली चिन्ह क्या है, 5 कितनी बार आया है, 2। तो टैली चिन्ह में 2 को कैसे लिखते हैं, 1 2। 6 कितनी बार आया है, 1 बार आया, तो टैली चिन्ह में 6 को लिखते हैं, एक लाइन खींचते हैं। 8 कितने बार आया है, 8 आया हमारा 3 बार, तो 1 2 3। 13 कितने बार आया है, 13 हमारा आया है 2 बार, तो लिखेंगे 1 2। अब बारंबारता क्या है, बारंबारता ये हमारे लिखे है। बारंबारता मतलब ये, बारंबारता का मतलब रिपीट हुआ। ये कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार आया है ना यहाँ, एक ये एक ये। 6 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 1 बार लिखेंगे। 8 कितनी बार आया है, 3 बार, 1 2 3, तो इसकी बारंबारता 3 हो गई। 13 कितनी बार आया, 2 बार आया, 1 2, तो इसकी बारंबारता 2 हो गई। अब मान लो अगर कि हमारा 8 जो रहता, जो 8 रहता, अगर वो 5 बार आता, 5 बार आता, तो कैसे लिखती, उसकी टैली चिन्ह कैसी होती। तो 5 को कैसे लिखा जाता है, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, जब 5 लिखा जाता है तो इसको ऐसे काट दिया जाता है, ये हमारा 5 हो जाता है। 5 के आगे 6 नहीं लिखा जाता। 6 के लिए फिर हम, जैसे हम मान लो हमारी 8 की टैली चिन्ह आई है 6 बार बारंबारता। ठीक है, 8 की बारंबारता 6 है। अब 6 कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1 2 3 4, और एक ये हो गया 5, और एक ये हो गया 6। ठीक है, हाँ देखो 9वां नंबर हमारा क्या सवाल आ गया कि व्यंजक हमको दिया हुआ है 5x² 7xy प्लस 8z 3xy माइनस 7x² माइनस 2xy माइनस 6z माइनस 10। इसको हमको क्या करना है, सरल करना है। मतलब थोड़ा सा ऐसे लिख दे, इजी वे में लिख दें। इतना बड़ा है, इसको हम छोटे फॉर्म में लिख दें तो वो हमारा हो जाता है, सरल तरीका हो जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि x² वाले, सबसे पहले देखेंगे क्यूब का कोई नंबर तो नहीं है। देखेंगे क्यूब का कोई नंबर नहीं है, जिसकी घात 3 हो कोई नंबर नहीं। उसके बाद देखेंगे x² वाले कितने हैं, स्क्वायर वाले। तो स्क्वायर वाले हमारे हो गए हैं, एक है हमारे पास 5x², इसको लिख लेंगे पहले। फिर हम देखेंगे और कौन है, एक है 7x², वैसे उतार लेंगे माइनस 7x²। फिर x² के बाद देखते हैं x वाले। तो x वाले कौन से हैं, x या y वाले, देखें पहले x y वाले। तो 7xy हो गया हमारा एक। फिर इसी तरह का देखेंगे और कहूँ लिखा है क्या, हाँ 3xy लिखा हुआ है। फिर देखेंगे और कहूँ तो नहीं लिखा, तो लिखेंगे एक ये लिखा है माइनस का 2xy, ये हमारे 3 हो गए। उसके बाद xy के बाद लिखेंगे x वाले। तो यहाँ केवल x वाला तो है नहीं कोई, फिर यहाँ z वाला है, लिखेंगे प्लस का 8z, और ये माइनस का 6z। उसके बाद देखेंगे कोई नंबर वाले तो नहीं है, तो नंबर वाला सिर्फ यहाँ एक ही है, माइनस का 10। अब एक बार यहाँ ये चेक कर लेंगे कि हमने पूरे नंबर लिखे हैं कि नहीं। तो ऊपर गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। हमारे यहाँ कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हमने सारे नंबर सही लिखे हैं। फिर अब इसको थोड़ा थोड़ा सरल कर दो। 5x² से 7x² घट जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, बड़े का लगेगा ना, बड़े का मतलब माइनस का। तो ये आ जाएगा माइनस का 2x²। इसी तरह
7x में 3x जोड़ दोगे तो 7 3 10xy हो जाएगा। 10xy से 2xy घटा दोगी तो कितना आ जाएगा 8xy, क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा 8xy। फिर इसी तरह 8z से 6z बड़ा है, 8z बड़ा है 6z से, तो इसमें से घट जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 2z माइनस का 10। ये लो, सवाल हमारा सरल हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब इससे ज़्यादा सरल होगा नहीं। ठीक, अगला हमसे क्या पूछ रहा है, परिमेय संख्या की परिभाषा दीजिए। परिमेय संख्या का मतलब होता है भिन्न, तो लिखेंगे वो परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परिमेय संख्याओं को हम P/Q का मतलब बटे के रूप में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक यहाँ शर्त क्या होती है कि जो Q होता है, Q नॉट इक्वल टू जीरो, Q कभी जीरो नहीं हो सकता है। अगर परिमेय संख्या, मान लो हम उदाहरण दे रहे हैं, परिमेय संख्या कौन सी होंगी, परिमेय संख्या 2/3 ये क्या है, परिमेय संख्या है। 4/3 ये भी परिमेय संख्या है। 2/1 ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन 2/0, इसमें देखो क्यू का मान 0 हो गया, लेकिन क्यू 0 नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। 2/0 परिमेय संख्या नहीं है। ये 1/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। 4/0 परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों हमेशा, देखो अब ये वाला सवाल, ठीक है, अब ये वाला सवाल क्या है, a की घात 5 और b लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है a, अब b की घात 5, मतलब अब इसमें 5 लिखा है तो इसमें b वाले में 5 लिखा है। इसके हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। देखो कैसे होगा, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी b है, इसमें भी b है, तो इसमें से हम क्या लेंगे, a और b ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ए और बी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक ए इसमें से कट गया तो ए, इसमें ए बचा 4 और बी तो पूरा ही निकल आया तो कुछ नहीं बचा, फिर लगे माइनस, यहाँ से ए पूरा आ गया, बी से 1 चला गया तो यहाँ बचेगा बी की घात 4। ठीक है, ये बराबर लगा देंगे, तो ए बी हमने कॉमन ले लिया दोनों से, तो इसमें बचेगा ए की घात 4, इसमें बचेगा बी की घात 4। अब ए बी वैसे ही लिखा रहने दो। अब हम एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब ए की घात 4 को कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर लिख सकते हैं और एक इसका स्क्वायर लगा सकते हैं ना, ये भी तो लिख सकते हैं। ए की घात 4 को हम अगर लिखें तो खोल देंगे तो सेम ऐसे ही आ जाएगा। तो हमको सवाल को हल करना है तो हम तरीका ढूंढेंगे। तो ए की घात 4 को हम लिखेंगे ए स्क्वायर की घात स्क्वायर माइनस, बी को भी ऐसे ही लिख सकते हैं बी स्क्वायर की घात स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अब हमारा ए बी वैसे ही लिख दो। ठीक है, अब देखो ये एक सूत्र बन गया। ये कि किस तरह लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र कभी पढ़ा होगा ना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये देखो, ये मान लो पूरा ए है, ये वाला भी हमारा अंदर का पूरा ए है तो ए स्क्वायर, और ये हमारा बी हो गया तो बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये हमारा सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इसी तरह इसको खोल देंगे तो एक ब्रैकेट में लिख देंगे ए प्लस बी, मतलब हमारा यहाँ ए बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ए दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ हमारा पूरा जो ए है, यहाँ तो स्क्वायर लगा हुआ, मेन हमारा जो ए है वो खुद ही ए स्क्वायर है ना, तो हमारे ए की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारे फार्मूला के हिसाब से टूट गया सवाल।
अब अगला स्टेप क्या होगा, ए बी वैसे ही लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये वाला फिर हमारा एक फार्मूला यही वाला देखो सेम बना है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर इससे हम इसको लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा हो गया आंसर। अब सीरीज में आंसर इसको थोड़ा चेंज लिखा है, इसको हम सही तरीके से लिख सकते हैं, मतलब लाइन वाइज। तो लाइन वाइज लिखने का तरीका क्या होता है, पहले ए बी वैसे ही लिख दो, फिर लिख दो ए माइनस बी, सब गुणे में है चाहे जैसे इसको जो है ए माइनस बी ब्रैकेट सहित सबको लिख सकते हैं। फिर लिख देंगे ए प्लस बी, छोटे से बड़ा की तरफ लिखते हैं, फिर हमारा लिख गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आंसर, आंसर आपका यहाँ भी सही है, आंसर आपका यहाँ भी सही है, ठीक है। देखो अब क्या बता रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल नहीं दिया, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 18 है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये मान लो हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, जैसे ये सेम, ये जितनी रहेगी उतनी ये रहेगी, उतनी ये रहेगी, ठीक है। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज। तो इसका हमको अगर भुजा दी होती तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो इसको भुजा तो हमको दी नहीं, हमका परिमाप दिया हुआ है, मतलब किनार, इसका किनारे किनारे का नाप, बाउंड्री। मान लो एक अगर घर है किसी का कोना सा, तो हमको किनारे किनारे की नाप बताया हुआ है कि इसका परिमाप है 18। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है, परिमाप बराबर होता है 3a। 3a क्यों होता है, क्योंकि इसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीनों बराबर होती हैं। तो मान लो अगर ये 10 होगी तो 10 ये भी होगी, तो 10 ये भी होगी, तो परिमाप बराबर होता है 3a। परिमाप हमको दिया हुआ है 18, तो परिमाप की जगह रख देंगे 18 बराबर 3a। 3a को इधर ले आओ, पूरा पूरा 3a बराबर उधर लिख दो पूरा 18, तो a बराबर हमारा निकल आएगा 18/3 बराबर हमारा कट जाएगा 3 का 3 तिछंग 18। हमारा a बराबर आ गया 6। मतलब परिमाप से हमने इसकी एक भुजा निकाल ली, या मान लो a है भुजा, ये है b है भुजा, ये है c, हमने एक इसकी भुजा निकाल ली कि ये 6 सेंटीमीटर लंबा है, 6 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है। अब हमको इसको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बताओ जल्दी। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये होता है सूत्र। अब हमको भुजा पता हो गई तो इसमें रख देंगे वैल्यू, √3/4 इंटू भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर बराबर √3/4 इंटू 6 इसको खोल देंगे 36। अब 4 से काट दो, 4 × 4, 4 × 9 36। अब इसको लिख दो तो √3 इंटू 9, आंसर हमारा ये भी सही है। अब इसको लिख सकते हैं 9/3, आंसर हमारा ये भी सही है। देखो बहुत इजी सवाल है, क्या बता रहा है, और इसको रटना मत, इसको तुम समझना, ताकि अगर एग्जाम में नंबर चेंज होकर भी आए तब भी तुम इतने आसानी तरीके से कर लो। इसमें क्या कह रहा है, एक भिन्न, भिन्न का हर उसके अंश से, मतलब भिन्न को, भिन्न कैसी होती है, भिन्न अपॉन में होती है ना, भिन्न होती है, जैसे 1/2 हो गया, 4/5 हो गया, 2/3, ये हमारी होती हैं भिन्न। तो इसमें कह रहा है एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है, मतलब अंश जितना है, जैसे ये ऊपर वाला अंश होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। तो कह रहा है एक जो भिन्न है उसका जो हर है, मतलब नीचे वाला अंश से एक अधिक। मान लो ये अगर 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 4 है। तो हम मान लेंगे कि माना अंश बराबर, माना क्या, अंश बराबर मान लेंगे, क्योंकि हमको पता तो है नहीं। हम माना अंश बराबर x हो गया, तो हमारा हर कितना है, 1 ज़्यादा है, तो x + 1 हमारा हर हो गया।
अब हमारी भिन्न क्या बन गई? भिन्न होती है, भिन्न बराबर होते हैं अंश बटे हर, बराबर हो गया x अपॉन x प्लस 1। ये हमारी भिन्न होगी। लो, ये हमारी एक भिन्न बन गई x अपॉन। अब क्या कह रहा है? अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब ये हमारी भिन्न है, भिन्न हमारी है x अपॉन x प्लस 1। कह रहा है इसमें से दोनों में से, मतलब अंशों से एक घटाओ और हर से भी एक घटाओ तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। अब प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार हम करेंगे अंश से एक घटाओ x माइनस 1 और हर से भी एक घटाओ x प्लस 1 और एक घटाना -1, तो हमारी भिन्न कितनी हो जाती है? 1/2 हो जाती है, 1/2 बन जाती है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट जाएंगे, तो बराबर आया हमारा x माइनस 1 अपॉन x बराबर 1/2। अब इसको हम कर देंगे तिर्यक गुणा, ऐसे ऐसे गुणा कर देंगे तो इसका इसमें हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x, 1 में करेंगे -2 बराबर 1 का x में करेंगे तो हो जाएगा x। अब इसको x को इधर ले आएंगे और संख्या वाले इधर ले जाते हैं, x वाले इधर ले आते हैं, तो 2x, ये प्लस का x है इधर आएगा, माइनस का x हो जाएगा, ये माइनस का 2 है उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। और 2x से x घटाओ को क्या होगा? 1x बचाएगी, तो x बराबर आ गया हमारा 2, x बराबर हमारा 2 आ गया। अब हमको भिन्न बताना है, भिन्न कौन सी है? तो हमारी भिन्न क्या है? भिन्न हमारी है ओरिजिनल, जो हमारी भिन्न थी, भिन्न बराबर थी हमारी x अपॉन x प्लस 1 थी। तो इसमें x की जगह रख देंगे 2, नीचे भी रख देंगे 2 प्लस 1 बराबर 2/3। ये हमारी भिन्न थी, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब अगर मान लो एग्जाम में आता है, एग्जाम में नंबर चेंज कर देता है, यहाँ दे देता है 4, यहाँ दे देता है 3, यहाँ 1/5 दे देता है, तो हमको उसके नंबर चेंज करना है, बाकी मेथड ऐसे ही लगेगा। देखो अब हमको क्या निकालना है? x प्लस 1 अपान एक्स बराबर 3 दिया हुआ है, तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। उस दिन भी हम लगा रहे थे, तो इसके लिए हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे? इसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो इसी तरह सेम टू सेम बन सकता है। कैसे कैसे बनेगा अब बताते हैं। तो इसमें हम ये इसको सॉल्व करेंगे इतना, तो इसमें करेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्ष का मतलब एक पक्ष ये हो गए एक पक्ष ये हो गए, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो लिखेंगे x प्लस 1 अपान एक्स की घात 2, 3 की घात 2। अगर हमको सवाल बनाना है तो हम करेंगे, अगर काम करेंगे तो जो इधर करेंगे वो इधर करेंगे, अगर हम 5 से गुणा इधर करेंगे तो 5 से गुणा इधर भी करेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल बनते हैं। तो अब ये हमारा बन गया, एक ये बन गया हमारा सूत्र बन गया। सूत्र कौन सा बन रहा है? हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, पढ़ा था ना क्लास 10th में। ये मान लो a हो गया, ये b हो गया, इसका होल स्क्वायर तो हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होता है ना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसी तरह खोल देंगे तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 1 अपान एक्स बराबर 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस ये गुणे में है तो x नीचे वाला और ये वाला x कट जाएगा, प्लस का 2 बराबर 9। ठीक है, और x, अब ये 2 को उधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 9, और ये प्लस का 2 है उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा बराबर माइनस का 2। तो एक हमारा आ गया एक्स स्क्वायर
प्लस 1/x² बराबर 9 में से 2 गए 7। अब देखो किसका वैल्यू निकालना था, इसी का तो निकालना था ना, सेम टू सेम x² प्लस 1/x² आ गया हमारा हल करके, तो इसकी वैल्यू आ गई 7। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखो एक सवाल है, एक घनाभ, घनाभ का मतलब जानती हो, ये होता है हमारा घनाभ। ये हो गया, ये किया, ये ये इसमें होती है ये होती है चौड़ाई होती है, ये लंबाई होती है और ये ऊंचाई होती है। ठीक है, एक घनाभ है, इसकी लंबाई हमको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो दिया हुआ है, इतना बदतमीज है, ऊंचाई मीटर में दिया हुआ है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। सवाल को कठिन बनाने के लिए इसने जो ऊंचाई दी है मीटर में दी है। अब या तो हम करें कि अपनी लंबाई को भी मीटर में चेंज कर ले, चौड़ाई को भी मीटर में चेंज कर लें, तो ये तो मीटर में है ही, लेकिन ऐसे में सवाल थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऊंचाई को सेंटीमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ये और हो गया, तो हो गया हमारा 120 सेंटीमीटर। और लास्ट में लेकिन हमसे आंसर मीटर में ही पूछ रहा है, और लास्ट में हम इसको चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे अभी बताता हूँ। ये हमारे तीनों अब सेंटीमीटर में आ गए। अब हम आयतन निकालना है, तो घनाभ का आयतन बराबर होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितनी है 80, चौड़ाई कितनी है 40 और ऊंचाई हमने निकाल ली है 120। अब इसका गुणा कर दो, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 2 जीरो इसको, 8 चौक 32 और 2 जीरो इसके, 320 गुणे 12। अब इसका करोगे तो 12 दूनी है, इसका अलग से गुणा भाग कर लो, कितना आएगा, इसका बाहर गुणा करोगे 3200 का 12 में आएगा तो 384 और 1 2 3, ये इतना आएगा। ये हमारा आया है आंसर, कितने में आया, किस में आया, सेंटीमीटर में आया है। अब इसको हमको मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो हमारा आ गया 38 4 और 3 जीरो, ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया। अब हम इसको चेंज कर देंगे मीटर, एक मतलब मीटर क्यूब या घन क्यूब में चेंज कर देंगे, तो 1 मीटर बराबर होता है हमारा, 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। और हमको क्या निकालना है, 1 मीटर क्यूब निकालना है की घात 3, मतलब इसको हमको घन निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 100 की घात 3। 100 की घात 3 का मतलब होता है 100 गुणे 100 गुणे 100, मतलब 1 लिखो और 2 दूनी 4 दूनी 6, 6 जीरो 1 2 3 4 5 6, ये 1 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख से हम इसको भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा घन मीटर क्यूब में। तो ये अभी हमारा सेंटीमीटर है, तो 3 8 4 1 2 3 बटे 1 और 6 जीरो 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से भाग दे दो, तो 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, भाई अच्छा 384 बट्टे 10,000 1000। तो इसको लिखिए, जब होगा इसका भाग दे दो भाग विधि से, तो इसमें आ जाएगा 0.384 घन मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, और ये इसका आयतन निकल आया। अगर तुम मान लो ये नहीं कर पाती या इसको नहीं कर पाती, तो इतना भी करके तुम छोड़ दोगी तो आंसर तुम्हारे सही रहेंगे, कहीं गलत नहीं रहेंगे आंसर। ठीक है, इतना भी अगर छोड़ दोगी तो उसमें पूरे मार्क्स ही देगा, उतना समझ जाएगा कि आगे उसने चेंज करना भूल गया होगा। बाकी आयतन उसका मेन पर्पस होता है कि उसका आयतन निकाला गया है कि नहीं निकाला गया। ठीक,
तो ये हमारा है 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 9, 10। इसकी हमको माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम को मतलब छोटे से बड़ा की ओर। आरोही क्रम में तो पहले सबसे छोटा है 4 है, फिर है 5 है, फिर देखेंगे 6 है कि नहीं, 6 नहीं है, फिर देखेंगे 7 है, फिर 8 है कि नहीं, नहीं है, फिर 9 है, फिर हमारा 10 है, फिर है 11 है, फिर हमारा 12 भी है, फिर 12 के बाद 13 नहीं, फिर 15 है, फिर है 16। नंबर गिन लो, डाउट हो कि कुछ गलत तो नहीं हो। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक। अब इसको हमको देखेंगे कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 है। 9 9 क्या होता है, विषम होता है ना, विषम होता है। 9 होता है हमारा विषम। तो विषम का सूत्र है माध्यिका बराबर होते, अगर विषम है तो माध्यिका होती है, माध्यिका बराबर n+1/2। n का मतलब होता है 9, n की जगह 9 रखेंगे, 9 + 1/2 बराबर 10/2, काट देंगे बराबर 5। पांचवा पद हमारी माध्यिका है। तो पांचवा पद क्या है हमारा, पांचवा पद क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। पांचवा पद हमारा है 10। तो माध्यिका हमारी क्या हो गई, माध्यिका बराबर हो गई 10। यही हमारा आंसर हो गया। और मान लो अगर यहाँ इन जो विषम है ये अगर सम होता, 10 होते, तो यहाँ सूत्र लगता है सम वाले के लिए। सम वाले के लिए चलो बाद में बताऊंगा जब कोई सम वाला आंसर आएगा, नहीं तो इसमें गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। देखो इसमें दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। एक है त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज ये है। इसका नाम है ABC, इसका नाम है PQR। त्रिभुज ABC में AB बराबर ये दिया हुआ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक। BC दिया हुआ है 7.1 सेंटीमीटर। ठीक। और AC दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। PQ दिया है 7.1 सेंटीमीटर, ये PQ हमारा दिया हुआ है 7.1 सेंटीमीटर। QR दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। PR दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमको क्या निकालना है कि त्रिभुज की सर्वांग समता। सर्वांग समता मतलब, सर्वांग समता का मतलब होता है कि हमको ये चेक करना है कि दोनों त्रिभुज बराबर तो नहीं है। दोनों त्रिभुज अगर बराबर है तो वे एक दूसरे के सर्वांग समता मतलब, सर्वांग मतलब सेम है, सेम टू सेम है। तो देखेंगे यहाँ AB बराबर क्या हुआ है, जो ये है, जो ये भुजा दी है 3.5, एक इसमें भी है 3.5 करके, तो AB बराबर है PR। अब BC कितनी है हमारी, BC जितना है उतना इसमें भी कोई एक है ना, PQ। BC बराबर है यहाँ PQ के। और AC हमारी 5 सेंटीमीटर है, AC यहाँ भी एक है, AC बराबर है QR के, AC बराबर QR के। तो इसमें हमारा तीनों भुजा तो कहीं ना कहीं से बराबर ही हैं। अतः त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है। ये हो गई इसका आंसर। मतलब इसमें चेक करना था कि केवल अगर दो भुजा बराबर रहती, AB PR BC PQ, ये दोनों बराबर भी ना रहती, तब भी हमारा त्रिभुज सर्वांगसम रहता। मतलब सर्वांगसम होने की शर्त क्या है, इसकी शर्त ये है कि दो भुजाएं, दो भुजाएं दोनों की अगर बराबर हैं, दोनों की बराबर हैं, तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर होगी, आप ही बराबर होगी, अपने आप ही बराबर होगी।
अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी सेम ही रहेगा ना, अपने आप ही सेम हो जाएगा, क्योंकि फिर भाई ये फिर बढ़ेगा ही। मान लो हम 2 पेन है, मान लो ये मेरा एक पेन है और ये पेन है, ये मान लो एक पेन ये हमारा 5 सेंटीमीटर का है, ये 3 सेंटीमीटर का है, तो इतने में जो हम एक पेन लगाएंगे सेम ही तो लगेगा, ज़्यादा लगेगा नहीं। और दूसरा भी हमारा पेन एक त्रिभुज बना रही, वो भी 5 है, ये भी 3 है, तब भी वहाँ सेम ही रहेगा ना। तो इसकी शर्त होती है कि 2 भुजाएं बराबर हैं, तो वो तीसरी भुजा अगर अपने आप ही बराबर हो जाती है, तो ये होती है हमारी सर्वांग सम चेक करने की शर्त। और अगर तीनों भुजाएं दी हुई है तो और अच्छा। तो एक है हौज, हौज की लंबाई क्या हुआ है, हौज है मतलब, हौज का मतलब एक मान लो कि कोई पानी भरने का ड्रम है, हौज की लंबाई दी हुई है 5 मीटर, चौड़ाई दी है 2 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 1.5 मीटर। तो हौज का आयतन निकाल लेंगे। हौज का आयतन का मतलब, हौज का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब कहोगे कि ये क्यों लगेगा, क्योंकि हौज किस तरह का होता है, हौज क्यूबिकार का होता है ना, इस तरह का होता है हौज। ये मान लो एक बक्सा टाइप का होता है, जिसमें ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। उसका आयतन निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई किया जाता है, क्योंकि वो एक घन के रूप का होता है। इसमें 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो हौज का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई है 5, चौड़ाई है 2 और वो है 1.5 सेंटीमीटर, तो रख देंगे। तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 गुणे 1.5, ये आ गया हमारा, आ गया 15 घन मीटर, 15 घन मीटर। अब इसमें पूछ रहा है कितने लीटर पानी भरा है, हमसे पानी पूछ रहा है, वो भी लीटर में होता है। तो 1 घन मीटर बराबर होता है, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। इसको याद करना पड़ेगा, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो 15 घन मीटर है, तो 15 गुणे 1000 बराबर 15,000 लीटर। 15,000 लीटर पानी भरा है उस हौज में। इनको 2-3 बार लगाना। और देखो, कोई भी सवाल याद नहीं करना है, इसमें नंबर चेंज कर दो भाई, सवाल का तरीका समझो, नंबर चेंज हो जाएंगे, आंसर तो हमारा आएगा ही। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो 15 गुणे 1000 करेंगे तो 15,000 लीटर पानी इसमें भरा हुआ है। ठीक है, लव यू। ओ दिख नहीं रहा था क्या, लो देख लो। 15 घन मीटर आया, तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। तो 15 गुणे 1000 बराबर 15,000 लीटर पानी भरा है इसमें, इस हौज में। ठीक है ना, लगाओ इसे अब अच्छे से। लव यू।